मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। अभी हम जो इंडियन हिस्ट्री क्लासेस पढ़ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से, और उनमें अपना टॉपिक चल रहा है मुगल वंश। ठीक है, तो मुगल वंश में हम शासकों को पढ़ चुके हैं, बाबर, हुमायूं, सूर्यवंश, फिर पढ़ा हमने अकबर के बारे में पढ़ चुके हैं, जहांगीर के बाद में अपन पढ़ चुके हैं शाहजहां को, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। और अब अगला शासक आता है औरंगजेब। ठीक है, जो औरंगजेब है उसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को जन्म हुआ था। कहाँ पे? दोहद, उज्जैन में। राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रथम बार हुआ 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में, और दूसरी बार 5 जून 1659 को दिल्ली में। तो दोनों बार राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया? तो वो था औरंगजेब। और ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो 2 बार सिंहासन पर बैठा था? तो वो बताया था ना मैंने पहले, हुमायूं। ठीक है, उपाधि इसने धारण की जब शासक बना था अबुल मुजफ्फर आलमगीर की। मकबरा का बना हुआ खुलदाबाद, महाराष्ट्र में। मकबरा तो लास्ट में बनवाएंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये सामान्य जानकारी बताई। ये औरंगजेब था जिसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहा था। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में अभी अपन अध्ययन करेंगे। तो औरंगजेब जन्म 3 नवंबर 1618, दोहद, उज्जैन। पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल। राज्याभिषेक पहले तो हुआ था 21 जुलाई 1658 और फिर 5 जून 1659। दोनों बारी कहाँ हुआ था? दिल्ली में। राज्याभिषेक के समय उपाधि कौन सी धारण की थी? अबुल मुजफ्फर आलमगीर, ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, जो औरंगजेब है इसे जो शाहजहां है उन्होंने उपाधि दी थी बहादुर की उपाधि। शाहजहां के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? बहादुर की उपाधि दी गई थी। जबकि इसे जनता के द्वारा कहा जाता था शाही दरवेश और जिंदा पीर। ठीक है, शाही दरवेश इसलिए क्योंकि ये शासक था लेकिन साधारण रूप से रहता था। दरअसल सामान्य जीवन बिताता था। कहते हैं कि अपने खर्च के लिए ना वो खजाने से धन नहीं लेता था। कहते हैं कि ये दरअसल ऊन है ना, उसके वस्त्र बुनता था और उन्हें बेचता था। ठीक है, और उनसे धन कमाता था और उसके बाद में खुद का खर्चा चलाता था, इसलिए शाही दरवेश। जिंदा पीर ये खतरनाक बहुत था और इसीलिए इसे जिंदा पीर कहा गया है। ठीक है ना, तो ये नाम थे किसके? औरंगजेब के। औरंगजेब है ना, ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, यानी कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कौन? औरंगजेब। और इसने शासक बनते ही कट्टर इस्लामिक कानून को लागू कर दिया, जिसका नाम क्या था? शरीयत कानून। यानी शरीयत कानून को इसने लागू कर दिया था शासक बनते ही। ठीक है ना। जो औरंगजेब था उसने शरीयत कानून को देखने के लिए, मतलब ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसके लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ये जो अधिकारी थे ना, उन्हें मुहतसिब कहा जाता था। मुहतसिब कहते थे।
मुहतसिब इस बात की जांच करते थे कि लोग है ना वो शरीयत कानून के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि ये लोगों के निजी जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते थे। दरअसल औरंगजेब ने शराब और वेश्यालयों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और इसलिए मुहतसिब इनकी ये भी जांच करते थे कहीं इनका पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो ये भी मुहतसिब जांच करते थे, ठीक है ना। दरअसल शासक बनते ही इसने संगीत कला, मूर्ति कला और चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये इस्लाम में वर्जित माने गए हैं, और इन पर पूरी तरह से बैन कर दिया किसने? औरंगजेब ने। हालांकि कहते हैं कि औरंगजेब पहले खुद एक अच्छा वीणा वादक था, यानी खुद अच्छा वीणा वादक था, लेकिन फिर भी इसने इन पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। शासक बनते ही इसने जो 80 कर थे ना वो भी समाप्त कर दिए। 80 करों को लगभग समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से इसका शासन स्टार्ट हुआ। पहले तो इसके द्वारा जो कुछ कार्य करवाए गए, कार्य क्या थे एक्चुअल में? कट्टर इस्लामिक कार्य थे, तो लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना पड़ेगा, उन्हें अपन बता देते हैं, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि औरंगजेब है ना जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को, कहाँ पे? दोहद, उज्जैन में। पिता का नाम शाहजहां था, माता का नाम मुमताज महल था। राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, 1658 और 1659 में। दोनों बार कहाँ करवाया? दिल्ली में। एकमात्र मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, वो कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब की बात की जाए तो जो औरंगजेब है उसकी उपाधि उसने धारण की थी अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की थी। शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी, जबकि जनता के द्वारा इसे शाही दरवेश और क्या कहते थे? जिंदा पीर कहते थे। दरअसल ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और इसने शासक बनते ही शरीयत कानून को लागू कर दिया, ठीक है। शरीयत कानून की जांच के लिए इसने अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें मुहतसिब कहा जाता था। इसने शराब और वैश्यालयों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। संगीत कला, मूर्ति कला और चित्रकला पर भी इसने पूरी तरह से बैन कर दिया। हालांकि पहले खुद अच्छा वीणा वादक था, वीणा नामक वाद्य यंत्र ये बजाता था, कौन? औरंगजेब। शासक बनते इसने 80 प्रकार के जो कर थे ना ये भी समाप्त कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद में 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगा दी। तो सती प्रथा पर रोक कब लगाई इसने? 1663 ईस्वी में, ठीक है। सती प्रथा जिसका प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। सती प्रथा है ना मुख्य रूप से हाई लेवल पर पहुंची थी गुप्त काल और फिर राजपूत काल में। सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन लेख है एरण लेख, जो 510 ईस्वी में लिखा गया था, जो एमपी में है, गुप्त काल का है। राजपूत काल में ये हाई लेवल पर पहुंच गई। बाद में जब मुस्लिम आक्रमण होने लगे तब भी सती प्रथा हाई लेवल पर थी। इस पर सबसे पहले रोक लगाने का प्रयास किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। बाद में अकबर ने भी कोतवालों को आदेश दिया था कि जहाँ कहीं भी ऐसी घटना उसे रोकने का प्रयास किया जाए, लेकिन इस पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला शासक कौन था? औरंगजेब। तो प्रथम शासक जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, वो कौन था? औरंगजेब, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में सीमा शुल्क लागू किया। सीमा शुल्क है ना हिंदुओं के लिए तो था 5% और मुसलमानों के लिए था 2.5%। हालांकि 1667 में इसने मुसलमानों का 2.5% भी इसने समाप्त कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में जो औरंगजेब है उसने 1668 ईस्वी में दरबार में हिंदू त्योहारों को मनाना बंद कर दिया। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, किसने? औरंगजेब ने। इसके अलावा जो प्रथा थी ना हिंदुओं के लिए तुलादान और तिलक प्रथा, उस पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। 1668 में ही इसने जरोखा दर्शन देना बंद कर दिया। जरोखा दर्शन देना भी इसके द्वारा बंद कर दिया गया, यानी जरोखा दर्शन प्रथा थी वो भी खत्म कर दी, किसने? औरंगजेब ने। 1668 ईस्वी में राजपूतों के अलावा, राजपूत थे ना, उनके अलावा अन्य जो हिंदू थे ना
उन पर घोड़ों पर बैठने पर और हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल राजपूत ही ऐसे थे जो घोड़ों पर बैठ सकते थे और हथियार रख सकते थे, अन्य कोई भी हिंदू ऐसा नहीं कर सकता था। वैसे याद रखना है कि सर्वाधिक जो मनसबदारी है ना मुगल काल में, वो राजपूतों के पास औरंगजेब के समय थी। यानी राजपूतों के पास सबसे ज़्यादा मनसबदारी कौन से मुगल शासक के समय थी? औरंगजेब के समय। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। तो 30% जो मनसबदारी है ना वो औरंगजेब के समय किसके पास थी? राजपूतों के पास थी। तो इतनी ज़्यादा मनसबदारी है ना वो कभी नहीं रही जितनी किसके समय थी? औरंगजेब के समय। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में मंदिर तोड़ने के आदेश जारी कर दिए। तो मंदिर तोड़ने के आदेश भी जारी किए गए 1669 ईस्वी में। ठीक है ना। जरोखा दर्शन देना तो इसने 1668 में बंद किया था, लेकिन 1669 में इसने जरोखा दर्शन जो प्रथा चली आ रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। हालांकि स्टार्ट तो कब किया था? 68 में, लेकिन सीधा पूछा जाए ना कि जरोखा दर्शन जो प्रथा थी उस पर रोक कब लगाई? 1669 में। और जरोखा दर्शन देना बंद कब किया? इसने 1668 में किया था। ठीक है ना। जो मंदिर थे ना वो काफ़ी तोड़े गए थे, काशी में, मथुरा में, सोमनाथ का मंदिर। ठीक है ना, ये काफ़ी मंदिर थे जो तोड़े गए थे किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। हालांकि कुछ इसका कारण धार्मिक तो कुछ राजनीतिक मानते हैं। धार्मिक इसलिए क्योंकि इसने केवल हिंदू धार्मिक स्थलों पर ही प्रहार किया, मुस्लिमों पर नहीं किया। तो धार्मिक कारण सीधी सी बात है, डायरेक्ट बनती है बात। लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं कि राजनीतिक कारण था, क्योंकि जो हिंदू है ना वो इसके विद्रोह के लिए मंदिरों में एकत्रित होते थे, इसलिए इसने मंदिरों को तोड़वाया। तो इससे कोई बहाना नहीं बन जाता कि इसने इसलिए तोड़वाया। लेकिन ये बात सिद्ध होती है कि इसने हिंदू धर्म को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश की। ठीक है। इसके बाद जो औरंगजेब है उसने 1679 ईस्वी में जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। जजिया कर जो प्रतिबंधित किया था ना अकबर ने 1664 में, तो ये न तो जहांगीर ने बाद में लागू किया न ही शाहजहां ने, लेकिन इसने फिर लागू कर दिया 1679 में। दरअसल ये जो कर लागू करना इसे महंगा पड़ा, क्योंकि इसके बाद में इसके संबंध राजपूत राजाओं के साथ खराब होते गए। किसके कारण? जजिया कर के कारण। ठीक है ना। हालांकि एक इतिहासकार जिसका नाम है खफी खान, ये लिखता है कि जो जजिया कर लागू करना है ना औरंगजेब के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं था। दरअसल एक तो इसने हिंदुओं को दुश्मन बना लिया, ऊपर से ना जजिया कर का एक हिस्सा भी इसके खजाने में नहीं पहुंच पाता था, बीच में ही खा जाते थे लोग। ठीक है ना। तो ये जो कर लगाना इसके लिए काफ़ी घाटे का सौदा साबित हुआ था औरंगजेब के लिए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये औरंगजेब के द्वारा प्रतिबंध वगैरह कार्य वगैरह किए गए थे। ठीक है। तो दोबारा बता देता हूँ मैं, 1663 ईस्वी में जो औरंगजेब है ना उसने सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला ये भारत का प्रथम शासक था। 1665 ईस्वी में इसने सीमा शुल्क निर्धारित किया, हिंदुओं के लिए 5% और मुसलमानों के लिए 2.5% किया था। ठीक है ना। हालांकि मुसलमानों के लिए 1667 में सीमा शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1668 ईस्वी में इसने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो दरबार में मनाए जाते थे ना हिंदू त्यौहार, उन पर रोक लगा दी इसने 1668 ईस्वी में। इसने हिंदुओं की तुलादान और तिलक प्रथा है ना उन्हें भी बंद करवा दिया। 1668 में इसने जरोखा दर्शन देना बंद कर दिया और 1668 में राजपूतों को छोड़कर अन्य हिंदुओं के घोड़ों पर बैठने पर और हथियार रखने पर भी इसने बैन लगाया, प्रतिबंध लगाया। याद रखना है कि राजपूतों को जो सर्वाधिक मनसबदारी है ना वो किसके समय थी? औरंगजेब के समय। यानी इसके समय राजपूतों के पास कितनी मनसबदारी होती थी? 30%। 1669 ईस्वी में इसने मंदिर तोड़ने के आदेश जारी किए, जिसमें काशी, मथुरा और सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर तोड़े गए। 1669 में ही इसने जरोखा दर्शन प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। 1679 ईस्वी में इसने जजिया कर फिर से लागू किया। हालांकि जजिया कर लागू करने का मतलब है ना राजनीतिक माना गया है, धार्मिक नहीं माना गया है, इसलिए क्योंकि यह सारे मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ एक करना चाहता था, इसलिए इसने कौन सा कर लगाया? जजिया कर। हालांकि खफी खान ने लिखा कि जजिया कर से इसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि जजिया कर का एक हिस्सा भी औरंगजेब के खजाने में नहीं पहुँच पाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुख्य अभियान। तो उत्तर भारत तो इनके कब्जे में था। ये मुख्य अभियान कहाँ रहे थे? दक्षिणी भारत में। 1686 ईस्वी में
बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर के शासक जिसका नाम था सिकंदर आदिल शाह, उसे पराजित करके बीजापुर पर अधिकार किया। यानी बीजापुर साम्राज्य था वो अपने साम्राज्य में मिला दिया। किसने? औरंगजेब ने। 1687 ईस्वी में आक्रमण किया गोलकुंडा पर। गोलकुंडा पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक था उस समय अबुल हसन कुतुब शाह, ये यहाँ का शासक था। अबुल हसन कुतुब शाह इसका विरोधी था, लेकिन अबुल हसन का एक अफगानी सरदार जिसका नाम था अब्दुल्ला गनी, इसने विश्वासघात कर दिया और ये किससे मिल गया? औरंगजेब से मिल गया। ठीक है ना, औरंगजेब से मिल गया था। कौन? अब्दुल्ला गनी। औरंगजेब के साथ मिला तो जैसे ही औरंगजेब है ना उसने आक्रमण किया, जो अब्दुल्ला गनी है ना उसने जो द्वार थे ना गोलकुंडा दुर्ग के वो खोल दिए, जिसके बाद में गोलकुंडा पर किसका अधिकार हो गया? औरंगजेब का। याद रखना है कि जो औरंगजेब है ना उसने अबुल हसन कुतुब शाह को, जो यहाँ का शासक था, उसे कैद कर लिया। तो ये दक्षिणी अभियान इसके सफल रहे थे। याद रखना है कि एक बार तो लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत है ना इसका विलय कर लिया था, क्योंकि अहमदनगर का विलय तो सबसे पहले सांझा ने किया था ना 1633 में। ठीक है ना, तो ये दो बड़े क्षेत्र थे, इनका विलय कर लिया गया। तो दक्षिण भारत को संपूर्ण रूप से अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो वो कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, तो ये अभियान इसके सफल रहे थे। तो दोबारा बता देता हूँ कि दक्षिणी भारत में इसने 1686 में आक्रमण किया। कहाँ पर? बीजापुर पर। ठीक है ना, बीजापुर पर कब किया था? 1686 ईस्वी में किया था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? सिकंदर आदिल शाह। ठीक है, इसने सिकंदर आदिल शाह को पराजित किया और बीजापुर पर अधिकार किया। 1687 ईस्वी में इसने गोलकुंडा पर आक्रमण किया। गोलकुंडा का शासक उस समय कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। दरअसल यहाँ का किलेदार जिसका नाम था अब्दुल्ला गनी, ये किससे मिल गया? औरंगजेब से, और इसने गोलकुंडा किले के द्वार खोल दिए, जिसके बाद औरंगजेब ने अधिकार कर लिया। कहाँ पे? गोलकुंडा पे। गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह को इसने कैद कर लिया। संपूर्ण दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में शामिल करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, इसी दौरान इसने उपाधि भी धारण की थी औरंगजेब ने, दक्षिण का सम्राट। यानी खुद को क्या कहता था? ये दक्षिण का सम्राट कहता था। ठीक है, अब बात करते हैं औरंगजेब और मराठे। तो पूरी जो डिटेल है मराठों की वो तो अपन आप टॉपिक में पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य में, लेकिन जो संघर्ष औरंगजेब के समय हुआ उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, औरंगजेब शासक बनने से पहले दक्कन का सूबेदार था। दक्कन का सूबेदार था शासक बनने से पहले। कौन? औरंगजेब। ठीक है ना, औरंगजेब का मराठों से प्रथम संघर्ष हुआ था 1657 ईस्वी में। यानी उस समय औरंगजेब शासक नहीं था, शासक कौन था? सांझा था। दरअसल जो औरंगजेब है ना वो जब बीजापुर के विरुद्ध सेना लेकर गया था तब बीजापुर का साथ दिया था शिवाजी ने। तो ये पहला संघर्ष था मराठों के साथ। किसका? औरंगजेब का। हालांकि औरंगजेब खुद शासक नहीं था, शासक उस समय कौन था? सांझा था। हालांकि बाद में क्या हुआ कि औरंगजेब यानी मुगलों और बीजापुर के मध्य संधि हो गई, यानी दोनों के मध्य संधि हो गई, जिसके बाद में ये मुद्दा ही खत्म हो गया। तो शिवाजी है ना वो अलग हो गया। ठीक है ना, तो ये पहला संघर्ष था। बाद में मुगलों के 1658-59 में हुए थे उत्तराधिकार युद्ध। यानी मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध कब हुए थे? 1658-59 में।
और ये जो उत्तराधिकारी युद्ध थे ना, इनका लाभ उठाया शिवाजी ने। शिवाजी और जो मराठे थे उन्होंने उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठाया और मराठों ने जो मुगलों के दुर्ग हैं ना उन पर अधिकार कर लिया। यानी मुगलों के दुर्गों पर अधिकार किया गया किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। 1659 में इसे खबर मिली कि मराठे हैं ना वो पूरी तरह से उसने जो जीते थे ना क्षेत्र दक्कन में, उन क्षेत्रों पर तो मराठों का अधिकार हो चुका है। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ भेजा शाइस्ता खां को। यानी शाइस्ता खां को भेजा, अपने सेनापति को मराठों के खिलाफ किसने भेजा था? औरंगजेब ने। जो शाइस्ता खां था ना उसने मराठों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यानी मराठों को बुरी तरह से पराजित किया गया किसके द्वारा? शाइस्ता खां के द्वारा। उसके बाद में जो शाइस्ता खां था ना उसने मुगलों के जो दुर्ग थे ना उन पर फिर से अधिकार किया। मुगलों के दुर्ग पर फिर से अधिकार किया गया किसके द्वारा? शाइस्ता खां के द्वारा। इसने न केवल मुगलों के दुर्गों पर फिर से अधिकार किया, जबकि जो मराठा दुर्ग थे ना वो भी शाइस्ता खां के कब्जे में आ चुके थे। यानी शाइस्ता खां ने मराठों को एक बार के लिए बर्बाद करके छोड़ दिया था। ठीक है। उसके बाद में जो शाइस्ता खां है, घटना है अप्रैल 1663 की, और उस समय शाइस्ता खां पुन्ना के लाल महल में था। ठीक है ना, पुन्ना के लाल महल में था। कौन? शाइस्ता खां। उसी समय क्या हुआ कि मराठों को खबर मिली कि ये लाल महल में है। हालांकि इससे है ना आदेश था कि वो लाल महल से बाहर निकले और उसके बाद में वह दक्षिण के अन्य भागों में भी जाएं, क्योंकि मराठे फिर से हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शाइस्ता खां ने कहा कि एक बार बारिश का मौसम चल रहा है, उसका आनंद ले लेता हूँ, बाद में यहाँ से चला जाऊँगा। तो इसी बारिश के मौसम में जब आनंद चल रहा था शाइस्ता खां का, तब मराठों ने प्लान बना लिया। दरअसल जो मराठे थे ना उन्होंने एक बारात बनाई, एक दुल्हा बना लिया। ठीक है ना। उसके बाद में बारात को लेकर के लाल महल के आगे से गुजरे, कुछ देर वहाँ पर रुके। उस समय रात ढल चुकी थी। जो बाराती बने हुए या बारात लिए हुए मराठे थे ना उन्होंने शाइस्ता खां से पूछा कि आप हमें रात को यहाँ पर शरण दे दें, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है बारात लेकर के, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। शाइस्ता खां को क्या प्रॉब्लम थी? उसने कहा ठीक है। उसके बाद में रात को मुगल तो सो गए, मराठों की आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि अब मौका है, मुगल सोए पड़े हैं, तलवार उठाई और काटना शुरू कर दिया। ठीक है ना। यानी यहाँ पर मुगलों को मारना शुरू कर दिया। जो मुगल थे ना वो किसी भी हालत में लड़ नहीं सकते थे मराठों से, क्योंकि उनके हथियार अलग जगह पर रखे हुए थे। इसी का फायदा उठाया था मराठों ने। अब कहते हैं कि शाइस्ता खां भी यहाँ से भाग रहा था, लेकिन जो शिवाजी है ना उसने तलवार चलाई, जिससे शाइस्ता खां तो बच गया, लेकिन शाइस्ता खां का अंगूठा काट दिया। ठीक है ना। किसने? शिवाजी ने, भागते हुए शाइस्ता खां का। तो ये शाइस्ता खां के बारे में पूछा भी गया एक बार सेकंड ग्रेड में आया था SST में कि ऐसा कौन सा मुगल सेनापति था जिसका भागते समय शिवाजी ने अंगूठा काट लिया था? तो वो कौन था? शाइस्ता खां था। ठीक है। शाइस्ता खां को वापस बुला लिया गया यहाँ से, और उसके बाद शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आया था कि मराठों से असफलता के बाद में शाइस्ता खां को औरंगजेब ने कहाँ का सूबेदार बनाया? ये फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में पूछा गया था। तो कहाँ का बनाया था? इससे बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। किसको? शाइस्ता खां को। अब जो शिवाजी है ना मुगलों से पूरा बदला लेना चाहता था। 3 सालों में बहुत नुकसान किया था शिवाजी का शाइस्ता खां ने। ठीक है ना। और इसीलिए 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण कर दिया। सूरत है ना दरअसल मुगलों का आर्थिक केंद्र था, वहाँ पर आक्रमण किया। वहाँ पर जो सूरत का मुख्य सूबेदार था जिसका नाम था इनायत खां, वो यहाँ से भाग गया और शिवाजी ने सूरत को बुरी तरह से लूट लिया। यानी पूरी तरह से लूट लिया और मुगलों को बर्बाद करके छोड़ दिया। इसके बाद में जो शिवाजी है ना उसने दक्षिण में जितने भी मुगलों के दुर्ग थे ना उन पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। ठीक है ना। तो एक प्रकार से कहा जाए तो मराठों ने मुगलों को फिर से चित किया 1664 ईस्वी में। यानी 1663 और 64 के बीच में मुगलों को काफ़ी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। किससे? मराठों से। याद रखना है कि जो औरंगजेब है ना वो शासक बनने से पहले दक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब का मराठों से प्रथम संघर्ष है ना 1657 ईस्वी में हुआ। उस समय हुआ था जबकि औरंगजेब खुद बादशाह नहीं था, बल्कि बादशाह कौन था? यहाँ का सांचा था। ठीक है ना।
दरअसल जो औरंगजेब है ना, औरंगजेब वो बीजापुर के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था और बीजापुर का साथ दिया था किसने? शिवाजी ने। हालांकि बाद में मुगलों की और बीजापुर की संधि हो गई, जिसके कारण यह मुद्दा खत्म हुआ और शिवाजी बीजापुर से अलग हो गया। ठीक है। उसके बाद में 1658-59 में हुए थे मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध, वो अपन पढ़ चुके हैं उत्तराधिकार युद्ध। इनका फायदा उठाया शिवाजी ने, क्योंकि मुगल तो वहां पर जा नहीं रहे थे, क्योंकि उत्तराधिकार युद्ध में खुद ही उलझे हुए थे, तो इसका लाभ उठाया शिवाजी ने और शिवाजी ने मुगलों के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। जो दक्षिण में मुगलों के दुर्ग थे ना, उन पर अधिकार कर लिया गया शिवाजी के द्वारा। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध भेजा शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां ने मराठों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और मराठों को पराजित करके शाइस्ता खां ने मुगलों के दुर्गों पर तथा मराठा दुर्गों पर भी अधिकार किया। अप्रैल 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां जब अपनी सेना के साथ पूना के लाल महल में ठहरा हुआ था, तभी मराठों के द्वारा वहां पर आक्रमण कर दिया गया। ठीक है। जिसके बाद में मुगल बुरी तरह से पराजित हुए और भागते हुए शाइस्ता खां का शिवाजी ने अंगूठा काट लिया। बाद में जो शाइस्ता खां है ना, उसे औरंगजेब ने वहां से बुला लिया और उसे बंगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। ठीक है। इसके बाद में 1664 में जो शिवाजी है उसने सूरत पर आक्रमण किया और सूरत को लूटा, जो मुगलों की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता था। सूरत का सूबेदार जो इनायत खां था ना, वो वहां से फरार हो गया। एक प्रकार से कहा जाए तो मुगलों के दुर्ग थे ना, वो फिर से मराठों के कब्जे में जाने लगे। तो यहाँ पर जो औरंगजेब है ना, वो काफ़ी परेशान था मराठों से। उसे दक्षिण चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया ना कि औरंगजेब ने खुद को दक्षिण का सम्राट कहा था। तो दक्षिण का सम्राट है ना, ये सिद्ध भी करना था औरंगजेब को, और इसलिए योजना बना रहा था शिवाजी के खिलाफ। सोच रहा था कि किसको भेजा जाए, और उसी समय उसको याद आई आमेर के शासक, राजपूत शासक था जिसका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। उसकी याद आई। हालांकि मिर्जा राजा जय सिंह है ना, वो वर्द था इस समय, लेकिन काफ़ी चालाक था मिर्जा राजा जय सिंह, और इसीलिए फैसला किया औरंगजेब ने कि अब है ना मराठों के खिलाफ किसको भेजा जाएगा? मिर्जा राजा जय सिंह को। तो आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में मराठों के खिलाफ दक्षिण में भेज दिया। मराठों के खिलाफ भेजा गया दक्षिण में, किसको? मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा था कि हम शिवा को वर्त के केंद्र की तरह बांध देंगे, यानी जैसे वर्त का केंद्र होता है ना, वैसे बीच में बांध लेंगे किसको? शिवाजी को। 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह ने बड़ा आक्रमण कर दिया मराठों पर दक्षिण में। ठीक है ना। दरअसल मिर्जा राजा जय सिंह है ना, ये चालाक था। इसने मराठों की 3 कैटेगरी बना ली। एक तो वे मराठे थे जो वेतन न मिलने के कारण शिवाजी से नाराज चल रहे थे। दूसरे वे मराठे थे जो संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन नेता के रूप में शिवाजी को पसंद नहीं करते थे। और तीसरे वे मराठे थे जो शिवाजी के लिए जान भी दे सकते थे। जो धन के लालची थे ना, उनकी तरफ धन फेंक दिया मिर्जा राजा जय सिंह ने और उन्हें अपनी ओर मिलाया। जबकि यदि अपन बात करें, जो शिवाजी से नफरत करते थे उन्हें भी अपनी ओर मिला लिया, और जो शिवाजी के लिए जान दे सकते थे ना, उनकी जान ही ले ली। कहने का मतलब मराठों को बर्बाद करके छोड़ दिया किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। जो शिवाजी है ना, वो बुरी तरह से पराजित हो चुका था। शिवाजी बुरी तरह से पराजित हो चुका था। और उसके बाद में जो शिवाजी है, उसने 1665 में ही मिर्जा राजा जय सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण कहाँ पर किया गया? पुरंदर के किले में। जो पुरंदर का किला है ना महाराष्ट्र में, वहाँ पर आत्मसमर्पण किया गया। शिवाजी ने प्रस्ताव भेजा मिर्जा राजा जय सिंह के पास कि हम ऐसा करते हैं, संधि कर लेते हैं आपस में। ठीक है ना, संधि कर लेंगे और संधि करने के बाद इस विवाद को सुलझा लेंगे। जबकि जो मिर्जा राजा जय सिंह था, वो भी इस बात के लिए तैयार हो गया कि संधि करने ही में ही भलाई है। इसी कारण इतिहास में एक प्रसिद्ध संधि हुई जिसको कहते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और यह संधि हुई थी 22 जून 1665 को हुई थी।
हालांकि एनसीईआरटी में इसकी डेट दी गई है 11 जून 1665। तो दोनों आए ना तो 11 जून ही लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी वाला ही मान्य होगा। वैसे 11 आए तो 11, 22 आए तो 22। ये मैंने 22 इसलिए बताया क्योंकि 22 जून 1665 है ना, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। ये जो संधि हुई थी ना, ये वैसे तो औरंगजेब और शिवाजी के मध्य मानी जाती है, लेकिन औरंगजेब की तरफ से कौन था इसमें? मिर्जा राजा जयसिंह। और किसके मध्य हुई? शिवाजी के मध्य, ठीक है। ये जो संधि हुई, जिसके बाद में शिवाजी ने 35 दुर्ग थे कुल, उनमें से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए और अपने पास 12 दुर्ग रखे, ठीक है ना। तो इससे समझौता हो गया और एक बार के लिए मराठों और मुगलों के मध्य विवाद था वो खत्म हो गया। अब संधि की सूचना जब औरंगजेब तक पहुंची तो उसे मजबूरी में बात माननी पड़ी, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने उसे कम से कम ये तो मौका दिया कि उसने मुगलों के दुर्ग वापस दिला दिए थे। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। लेकिन औरंगजेब तो शिवाजी को मारना चाहता था, वो तो कर नहीं पाया था औरंगजेब। 1666 की घटना है। औरंगजेब ने इस बार चालाकी से काम लिया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी को यहाँ पर बुला लेते हैं, लेकिन शिवाजी नहीं आएगा वैसे, क्योंकि संधि में तय की गई थी कि शिवाजी मुगल दरबार में सेवा में के लिए नहीं आएगा, तो कैसे बुलाएं। औरंगजेब ने सोचा कि यदि मिर्जा राजा जयसिंह बुलाएगा ना तो शिवाजी आ जाएगा। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को बुलाया और मिर्जा राजा जयसिंह को कहा कि मैं शिवाजी को है ना दक्षिण का पूरा कार्यभार सौंपना चाहता हूँ, यानी पूरा दक्षिणी किसे दे दूंगा? मैं शिवाजी को, इसलिए उसे आगरा में बुला लो। अब मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा भी ठीक है, और इसलिए मिर्जा राजा जयसिंह ने जो शिवाजी है उसे आमंत्रित कर लिया आगरा में। शिवाजी आ गया मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर। कहते हैं कि जिस दिन आया उस दिन औरंगजेब का जन्म दिवस था, ठीक है ना, और औरंगजेब है ना वो दरबार में बैठा हुआ था। सबसे पहले तो औरंगजेब ने शिवाजी की यही बेइज्जती की कि उसे 5000 मनसबदारी में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो बैठने के स्थान थे ना वो मनसबदारी के अनुसार तय होते थे, ठीक है। जबकि शिवाजी ने जिन जिन को पराजित करके भेजा था ना वो तो सारे 7000 में खड़े थे, ठीक है ना, और इसलिए शिवाजी को बेइज्जती का एहसास हुआ। दरअसल जो औरंगजेब है ना उसे पता चल गया था भी शिवाजी दरबार में आया हुआ है, लेकिन जानबूझकर इग्नोर कर रहा था, यानी ताकि शिवाजी को लगे कि औरंगजेब को पता ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा शासक आ चुका हूँ, मराठा शासक। शिवाजी कब तक सहन करता? उपहार भी बांटे जा रहे थे, शिवाजी को कुछ नहीं दिया गया, न उसे पूछा गया कुछ, और इसलिए शिवाजी ने दरबार छोड़ दिया। औरंगजेब को पता लग गया भी शिवाजी दरबार छोड़ के चला गया है। औरंगजेब को गुस्सा आया और उसने कहा कि शिवाजी को पकड़ करके ले आओ और उसे मार दो। दिक्कत मिर्जा राजा जयसिंह की थी, उसने बुलाया था शिवाजी को, और इसलिए मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब से कहा कि मैं उसे बुला कर लाता हूँ। मिर्जा राजा जयसिंह गया अपने पुत्र राम सिंह के साथ और कहा शिवाजी को कि वो दरबार में चले। शिवाजी तलवार लहरा रहे थे कि मैं यहाँ पर मुगलों को काट कर ही जाऊँगा। मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा कि यहाँ पर तलवार लहराने से फायदा नहीं है, क्योंकि क्षेत्र मुगलों का है, इसलिए आप मारे जाओगे। लेकिन शिवाजी ने कहा मैं दरबार में तो नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मिर्जा राजा जयसिंह ने प्लान बनाया और उसने औरंगजेब को कहा कि शिवाजी काफ़ी दिनों से चलकर आए हैं और इसलिए बीमार हो गए हैं, और इसी कारण शिवाजी है ना वो दरबार में नहीं आ सकते जब तक कि वो ठीक न हो जाएं, ठीक है। उसके बाद औरंगजेब ने कहा ठीक है फिर इसे कैद कर लो, इसके पुत्र संभाजी भी साथ में थे शिवाजी के, ठीक है ना। और यही कारण है कि शिवाजी को राम सिंह की हवेली में कैद करके रखा गया। लेकिन राम सिंह की हवेली से शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ वहाँ से फरार हो गए, ठीक है, वहाँ से फरार हो गए। दरअसल उसके बाद रायगढ़ जाकर ही रुके। आपको पता है कि रायगढ़ से लेकर के आगरा की दूरी है ना वो 2000 किलोमीटर है। शिवाजी अकेले, पीछे पूरी मुगल सेना, फिर भी बसते हुए चले गए, और इसी कारण शिवाजी की ये जो यात्रा थी ना आगरा से रायगढ़ तक की, इसे आधुनिक भारतीय इतिहास की रोमांचकारी यात्रा कहा जाता है, जो किसने की थी? शिवाजी ने की थी, ठीक है। शिवाजी रायगढ़ में पहुंचे। शिवाजी को पता था कि वो कमजोर है, और इसलिए 1667 में शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता को फिर स्वीकार किया और कहा कि वो केवल है ना औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की, लेकिन ये कहा कि वो दक्षिण में रहेगा, शिवाजी अब नहीं आएगा वहाँ बुलाने से, ठीक है। औरंगजेब ने बात मान ली और शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि प्रदान कर दी। 3 साल तक शिवाजी ने कोई हरकत नहीं की। औरंगजेब ने भी सोचा मामला शांत हो चुका है, लेकिन शिवाजी है ना फिर से तैयारी कर रहा था अपनी।
1670 ईस्वी में मौका देखा और 1670 ईस्वी में मुगलों का फिर से विरोध कर दिया। किसने? शिवाजी ने। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों का विरोध किया और उसके बाद शिवाजी ने सूरत को फिर से लूटा। तो सूरत को 2 बार लूटा गया था, किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। 1672 ईस्वी में औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ एक बड़ी सेना भेज दी, जिसके बाद में एक युद्ध हुआ, सलेहर का युद्ध। सलेहर का युद्ध कब हुआ? 1672 ईस्वी में। और इसमें मराठों के सामने थी मुगल सेना, और मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था बहादुर खान, यानी ये नेतृत्व कर रहा था मुगल सेना का। लेकिन मुगल सेना को पूरी तरह से चित कर दिया मराठों ने। मुगल सेना को मैदान छोड़ के भागना पड़ा और यहाँ पर युद्ध किसने जीता? शिवाजी ने। तो ये शिवाजी के साथ संघर्ष हुआ और शिवाजी है ना, इसे तब तक मुगल पराजित नहीं कर सके जब तक कि इसकी मृत्यु नहीं हो गई। शिवाजी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1680 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, याद रखना है कि 1665 ईस्वी में जो औरंगजेब है ना, उसने आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, जो मिर्जा राजा जय सिंह है उसने औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि शिवा को वर्त की केंद्र की तरह बांध देंगे। जो मिर्जा राजा जय सिंह है उसने मराठों को पराजित किया और जो शिवाजी है ना, उसने 1665 में पुरंदर के किले में मिर्जा राजा जय सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद दोनों के मध्य संधि हुई और इस संधि को इतिहास में कहते हैं पुरंदर की संधि। और ये जो संधि है ये कब हुई थी? 22 जून 1665 को हुई थी। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को। ये जो संधि हुई ना, इस संधि में जो मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई, इसमें जो शिवाजी है ना, उसमें 35 में से जो 23 दुर्ग है ना, वो मुगलों को सौंप दिए और अपने पास इसने 12 दुर्ग रखे। 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह के माध्यम से शिवाजी को आगरा में आमंत्रित किया। आगरा में जो शिवाजी है ना, उसे कैद किया गया और कैद करके रखा गया राम सिंह की हवेली में। ठीक है ना। उसके बाद में जो शिवाजी है वो अपने पुत्र संभाजी के साथ वहाँ से फरार हो गए। शिवाजी की आगरा से रायगढ़ तक की जो यात्रा है उसे आधुनिक भारतीय इतिहास की रोमांचकारी यात्रा कहा जाता है। 1667 में शिवाजी ने फिर से मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया। शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया। लेकिन 1670 ईस्वी में मराठों ने फिर से विद्रोह प्रारंभ कर दिया और 1670 में शिवाजी ने सूरत को फिर से लूटा, यानी 2 बार लूटा गया था, दूसरी बार 1670 में लूटा। उसके बाद में औरंगजेब ने सेना भेज दी 1672 ईस्वी में, जिसके बाद में सलेहर का युद्ध हुआ। मुगल सेना का नेतृत्व किया था बहादुर खान ने, लेकिन जो मराठे थे ना, उन्होंने मुगल सेना को पूरी तरह से पराजित किया। 1680 ईस्वी तक ये विद्रोह ऐसे ही जारी रहा और औरंगजेब सफल नहीं हो पाया। इसके बाद में फिर मराठा शासक बना संभाजी। संभाजी ने भी औरंगजेब का विद्रोह जारी रखा। संभाजी ने 1681 में औरंगजेब के विद्रोही पुत्र, जिसका नाम था अकबर, उसे शरण दे दी संभाजी ने। हालांकि अकबर यहाँ से बाद में चला गया था फारस में और वहीं पर मृत्यु हो गई थी अकबर की। लेकिन इसकी खबर औरंगजेब को लग गई और औरंगजेब ने 1681 में संभाजी के खिलाफ मुकर्रब खां को भेजा, यानी मुकर्रब खां को भेजा गया। किसके खिलाफ? संभाजी के खिलाफ। मुकर्रब खां ने रायगढ़ पर आक्रमण किया, जिसके बाद संभाजी यहाँ से फरार हो गया। ठीक है ना। संभाजी और मुकर्रब खां के मध्य 1689 में संगमेश्वर का युद्ध हुआ। एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं संगमेश्वर का युद्ध। संगमेश्वर है, ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। यह जो युद्ध हुआ, इसमें जो संभाजी है उसका मुकाबला हुआ था किससे? मुकर्रब खां से। लेकिन जो मुकर्रब खां है ना, उसने संभाजी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। संभाजी को यहाँ पर पकड़ लिया गया और पकड़ करके इसे आगरा में लाया गया और आगरा में कैद कर लिया गया। किसको? संभाजी को। कहते हैं कि जो संभाजी है ना, उसे औरंगजेब ने ऑफर दिया कि तुम मेरे नाम पूरा दक्षिण कर दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
ठीक है। संभाजी ने भी कहा कि यदि वो औरंगजेब की पुत्री है ना उसे दे दे तो वो ऐसा करने को तैयार है। औरंगजेब गुस्से में आ गया और उसने संभाजी पर कहा, दबाव डाला कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। संभाजी ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। कहते हैं कि इसीलिए औरंगजेब गुस्से में आ गया और उसने 1689 में ही संभाजी है ना उसके वहीं पर तलवारों से टुकड़े टुकड़े करवा दिए और कुत्तों को खिला दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्रूर हत्याकांड किया था किसका? संभाजी का। संभाजी के बाद में जो राजा राम है ना, राजा राम, उसने विद्रोह को जारी रखा, उसने विद्रोह को जारी रखा। राजा राम के विरुद्ध भेजा गया था जुल्फिकार खां को, जुल्फिकार खां को भेजा गया था। उस समय राजा राम जिंजी दुर्ग में था। जिंजी है ना ये पड़ता है कर्नाटका में। जुल्फिकार खां ने राजा राम को पराजित किया और जिंजी दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद राजा राम वापिस महाराष्ट्र में आ गया और उसने अपनी राजधानी सतारा को बनाया। सतारा भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसे अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद राजा राम की मृत्यु हुई 1700 ईस्वी में, तब तक ये विद्रोह जारी रहा। राजा राम के बाद में उसकी पत्नी जिसका नाम था ताराबाई, उसने भी 1707 ईस्वी तक विद्रोह जारी रखा। यानी जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई थी ना तब तक ये विद्रोह था ये जारी रहा था। औरंगजेब की मृत्यु है ना ये 1707 ईस्वी में हुई। तो इसका मतलब यही है कि औरंगजेब को ताउम्र, शासक कब बना था? 1658 में, मृत्यु कब हुई? 1707 में। तब तक मराठों से संघर्ष करते रहना पड़ा था। एक्चुअल में जो औरंगजेब है ना वो दक्षिण को अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन ऐसा इस कार्य में वो सफल नहीं हुआ। ऐसा कार्य करने से रोका उसे मराठों ने, इसलिए मराठों से बार बार उलझना पड़ा और असफल भी रहा था औरंगजेब, ठीक है ना। दरअसल औरंगजेब है ना वो लगातार दक्षिण में ही रहा। इस कारण उत्तर भारत में के जो उसके मुख्य सेनापति सैनिक सारे मारे गए। बहुत नुकसान हुआ औरंगजेब को, यहाँ पे काफ़ी जनहानि हुई, धनहानि भी हुई और फिर भी इसे सफलता नहीं मिली। और इसीलिए दक्षिण भारत को औरंगजेब का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी औरंगजेब का कब्रिस्तान बन गया था कौन सा? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत को कहते हैं औरंगजेब का कब्रिस्तान। दरअसल ये कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद किया था, वैसे ही दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद करके रख दिया। दरअसल जो नेपोलियन बोनापार्ट, जो यूरोप का महान योद्धा हुआ था, उसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, लेकिन स्पेन पर नहीं कर पाया। स्पेन में जब भी सेना भेजता लाखों लोग मारे जाते, लेकिन बार बार भेज रहा था सेना और उसमें नेपोलियन को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और अंत में उसे ब्रिटेन की सेना से पराजित होना पड़ा और वह एक ऐसी मौत मरा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तो इसी प्रकार औरंगजेब के पास पूरा उत्तर भारत था, पूरा पश्चिम भारत था, पूरा पूर्व भारत था, लेकिन औरंगजेब को तो दक्षिण चाहिए था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, वहीं मृत्यु हुई। हालांकि औरंगजेब जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक मुगल साम्राज्य वैसे ही खड़ा था, लेकिन जैसे ही मृत्यु हुई इसका पतन हो गया। तो ये इसी कारण हुआ था क्योंकि औरंगजेब ने पूरा ध्यान कहाँ की ओर लगा दिया था? दक्षिण की ओर लगाया, ठीक है। तो आपको याद रखना है आगे कि जो 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी शासक बना, उसने औरंगजेब का विद्रोह जारी रखा। 1681 में संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दे दी। औरंगजेब ने संभाजी के खिलाफ मुकर्रब खां को भेजा। संभाजी रायगढ़ छोड़ करके फरार हो गया। 1689 में संगमेश्वर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो मुकर्रब खां है ना उसने संभाजी को बुरी तरह से पराजित किया। संभाजी को वहां पर पकड़ दिया गया और उसे आगरा में ला करके कैद किया गया और 1689 में आगरा के किले में ही औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी। उसके बाद में राजा राम शासक बना मराठों का और उसने विद्रोह जारी रखा। राजा राम के खिलाफ औरंगजेब ने जुल्फिकार खां को भेजा। जुल्फिकार खां ने राजा राम की राजधानी जिंजी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद राजा राम सतारा आ गया और उसे राजधानी बनाया। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हुई। उसके बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई है ना उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और ये तब तक जारी रहा जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो गई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में दौलताबाद यानी महाराष्ट्र यानी दक्षिण में हुई थी और इसीलिए जो दक्षिण भारत है उसे औरंगजेब का कब्रिस्तान कहा जाता है। औरंगजेब के बारे में कहा गया कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, वैसे ही दक्षिण के नासूर ने
औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये औरंगजेब का मराठों से संघर्ष था, लेकिन अब औरंगजेब के खिलाफ बहुत से विद्रोह होने बाकी हैं। ठीक है ना। एक्चुअली मैंने बताया कि इसकी नीति हिंदू विरोधी थी, इसलिए तमाम हिंदू राजा इसके विरोधी हो गए थे, सिख भी विरोधी हो गए थे इसके, और इधर है ना कुछ जो अफगान थे ना, उन्होंने भी इसका फायदा उठाना शुरू किया और उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया था। किसका? औरंगजेब का। तो उन्हें भी अपन पढ़ेंगे, क्योंकि औरंगजेब के समय ज़्यादातर विद्रोह को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।